नमस्कार, मेरा नाम है सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर हमारा खास प्रोग्राम कंज्यूमर इज किंग। अब कोरोना के हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया था। जी हां, 1 दिसंबर से स्कूल खोलने के सरकार के फैसले के बाद ऐसा लग रहा था कि हमने कोरोना को हरा ही दिया था, लेकिन नहीं। ओमिक्रॉन की आहट ने एक बार फिर से सभी को परेशान कर दिया है और सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के खोलने के फैसले को आगे बढ़ा दिया है। अब स्कूल 15 दिसंबर से खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही है कि क्या स्कूल खोलने का फैसला सही है? क्योंकि सवाल एक दो बच्चों का नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों का है, उन बच्चों का जिन्हें अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है, और उन बच्चों के साथ उन टीचर्स, उन प्रिंसिपल्स, उन स्कूल फैकल्टी, उन बच्चों के परिवार वालों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे हम कि इस फैसले के नुकसान और फायदे के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कविता सांघवी, जो कि प्रिंसिपल है चतुर्भुज नर्सरी मेमोरियल मुंबई की, और हमारे साथ भी है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, जो कि फिजिशियन एपिडेमोलॉजिस्ट है और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है नई दिल्ली से। कविता जी, डॉक्टर लहारिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर लहारिया, पहले आपसे पूछूंगा, देखिए स्कूल दोबारा खोलना, क्या ये फैसला सही है, जबकि अब नया वेरिएंट आ गया है और तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ गई है? आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जो राज्य सरकारें फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने की वजह से जो डिले कर रही हैं स्कूल खोलने में, बिल्कुल गलत है। स्कूल खुलने का सही समय 3 से 4 महीने पहले था, उसमें सरकारों ने निर्णय लेने में देरी की। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट एक दुनिया के एक हिस्से से रिपोर्ट किया गया है, और उसका मतलब यह नहीं है कि भारत के सुदूर गांवों में और या मुंबई शहर में स्कूल बंद कर दिए जाएं। अभी भारत में भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की खबर आ गई है, लेकिन परिस्थिति में कुछ बदलाव नहीं आया है। जो निर्णय बहुत डायनेमिक होने चाहिए और समय के साथ लिए जाने चाहिए, उसकी बजाय हम ऐसे निर्णय लेने जा रहे हैं जो वो बिल्कुल साइंटिफिक और तार्किक नहीं है। मेरा मानना है कि भारत में स्कूल खोलना पूरी तरह सुरक्षित है। हम देख चुके हैं कि कई सारे सीरो सर्वे हो चुके हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली में सीरो सर्वे हुआ था। उसमें उनसे पता चला है कि 60 से 80% बच्चों को एंटीबॉडी बन चुके हैं और बच्चों को स्कूल खोलने के लिए वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट आ भी जाता है तो उससे बचने के लिए फेस मास्क और अन्य तकनीकी सेम रहती हैं। तो क्या कारण है कि स्कूल्स को खोलने में डिले किया जाए? फिलहाल तो ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में डिटेक्ट हुआ नहीं है। अगर कहीं डिटेक्ट होता है, उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। सबसे जरूरी चीज अभी है कि जिन भी राज्य सरकारों ने स्कूल और कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था, उनको वो निर्णय जारी रखना चाहिए। स्कूल खोलने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को खतरा पहले भी कम था, और अभी नया वेरिएंट आया है, उसकी सिर्फ खबर आई है, वेरिएंट नहीं आया है। खबर के आधार पर हम निर्णय नहीं लेते हैं। जी डॉक्टर लहारिया, धन्यवाद आपकी राय के लिए। कविता जी, आपसे पूछूंगा, देखिए आपके स्कूल में ऑलरेडी मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे तो आना शुरू कर चुके थे। तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आपने भी तैयारी तो की ही होगी, आज 1 दिसंबर को शुरू होने वाली थी स्कूल बाकी बच्चों के लिए, तो आपकी क्या राय है? So I also agree with the doctor. स्कूल खोलने की जरूरत है, और इसलिए वो जो निर्णय था, वो जो 3-4 महीने पहले चालू करना था, we had to start, we should have started. So when the 9 to 12 standard children started coming in, वो सब बच्चे आने लगे, तो they were really very very happy. They were missing the school environment, और अभी छोटे बच्चे भी इतने एक्साइटेड हो गए थे। तो इट इज टाइम कि हम लोग वापस स्कूल चालू कर दे। ये वेरिएंट्स तो आने वाले हैं, पहले डेल्टा था, अभी ओमिक्रॉन, उसके बाद कुछ और आएगा। तो अभी ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। सो लेट्स स्टार्ट लिविंग विद इट। लेकिन डॉक्टर लहरिया, एक बात आपने कही थी वैक्सीनेशन के बारे में, बच्चों को क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं मिला है, कुछ पेरेंट्स का ये भी डर होगा मन में, और कविता मैम आपके पास भी आऊँगा, लेकिन पहले डॉक्टर लहारिया से पूछना चाहूँगा, कुछ पेरेंट्स का ये भी उनके मन में डर होगा कि देखिए बच्चों को तो वैक्सीनेशन नहीं मिला, हम अडल्ट्स को, बुजुर्गों को तो मिल गया है, उसे कैसे आप समझाएंगे उन्हें, उनसे कैसे, क्या मैसेज रहेगा आपका उन्हें? तो पहली बात जो याद रखने की है वो यह है कि वैक्सीन संक्रमण से नहीं बचाती है। संक्रमण से वो चीजें बचाती हैं जो हम पहले से कर रहे हैं, फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग।
सो वैक्सीन बचाती हैं गंभीर बीमारी से, हॉस्पिटलाइजेशन से और मृत्यु की संभावना से। तो इन दो बातों को साथ में रख के देखें तो हम अब पिछले 21 महीनों में समझ चुके हैं कि बच्चों में कोविड-19 की वजह से गंभीर बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन की दर नगण्य होती है, बहुत कम होती है। तो जो चीज वैक्सीन बचाती हैं वो बच्चों में है ही नहीं, तो बच्चों को फिर वैक्सीन देने का इतना फायदा नहीं है। फायदा होगा, जो बेनिफिट है वैक्सीन देने का, वो है एडल्ट पॉपुलेशन में, हाई रिस्क पॉपुलेशन में। तो भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो उदाहरण के तौर पर भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन 1 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। एग्जैक्टली आज 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और हमें पता है कि अभी भी 60 साल से ज्यादा उम्र में करीब 45% लोग ऐसे हैं जिनको या तो एक डोज मिला है या कोई भी डोज नहीं मिला है। उसी तरह 45 से 59 साल में जो कोमोबिलिटी वाले लोग हैं उनमें भी काफी लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, तो उनको ज्यादा रिस्क है। बच्चों को रिस्क कम है, बच्चों को वैक्सीनेशन का फायदा नहीं है, इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है और सारी दुनिया में यही स्थिति है। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि कुछ बच्चे हैं जिनको आप वैज्ञानिक आधार पर समझ चुके हैं, जिनको कोविड का खतरा हाई है, जैसे कि वो रेगुलर रूप से बीमार पड़ते रहते हैं, किसी को कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, उनको रिस्क है और संभवतः आने वाले समय में उनको कोविड-19 वैक्सीन की जरूरत होगी। लेकिन अदरवाइज हेल्दी चाइल्ड को कोविड-19 वैक्सीन की फिलहाल जरूरत नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ अलग तरह की वैक्सीन आए जो संक्रमण को भी बचा सकें, तब वो वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो मेरा माता पिता से यही अनुरोध रहेगा कि हमारे अधिकतर बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे सब जगह जा रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चों को मॉल में, सिनेमा हॉल में, अन्य या जो पार्टीज होती हैं उनमें ज्यादा एक्सपोजर की संभावना है। स्कूल सुरक्षित हैं, स्कूल से उस एक्सपोजर में बिल्कुल बदलाव नहीं होता है। सारी दुनिया में सहमति है कि स्कूल खोलने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। और ओमिक्रॉन, मैं फिर से दोहराऊंगा, ओमिक्रॉन अभी भारत में आया नहीं है, जब आएगा तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल स्कूल सुरक्षित हैं और कोई भी चीज नहीं बदली जो ओमिक्रॉन की खबर आने से पहले थी। कविता जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए अगर पेरेंट्स को हम ये उन्हें ये आश्वासन देना चाहते हैं कि देखिए स्कूल्स सेफ है, स्कूल्स अच्छे हैं, ठीक से सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, तो उस बारे में हमें पहले बताइए कि आपके स्कूल में और बाकी स्कूल से भी आप बातचीत आपकी चालू रहती है, तो क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं स्कूल्स में, ताकि जो जैसे पहले हमने कहा स्टैंडर्ड 8 से स्टैंडर्ड 12 तक बच्चे आ चुके थे स्कूल्स में, तो क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, क्या लर्निंग्स है स्कूल्स को भी उस पीरियड से जो आप आगे जो छोटे बच्चे आने वाले हैं उनके लौटने पर भी यूज करने वाले हैं स्कूल में? तो सुमित, हमने जब अक्टूबर में स्कूल चालू किया था तो हमने पूरे कक्षा को एक साथ नहीं बुलाया था, हमने स्प्लिट अप कर दिया था। तो सपोज बच्चे एक क्लास में, अगर कक्षा में 40 बच्चे हैं तो 20 बच्चे एक दिन, दूसरे 20 बच्चे अगले दिन। तो वैसे क्लास का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। वो टेस्टिंग तो होता ही है, मास्क और सैनिटाइजर तो होते ही है। टीचर्स ऑब्वियसली वैक्सीनेटेड, सब जगह वैक्सीनेशन इज इन अ फुल फोर्स। तो ये सब तो प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया है कि व्हेन वी हैड छोटे छोटे पेरेंट्स को ग्रुप में बुला के हमने पेरेंट इंटरेक्शन भी किए थे, ताकि जब वो स्कूल आते हैं तो वो देखते हैं कि कितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। तो वो जब होता है तो देन दे कॉन्फिडेंस हो जाती है कि नहीं, स्कूल बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहा है, एवरीबडी इज वेरी सेफ आउट हियर, सिक्योर है। क्लास पे भी जो सेशंस होते हैं, जो एक्टिविटीज होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक साथ बच्चे गैदर नहीं होते। अगर वॉशरूम में भी जाना है तो परमिशन लेकर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि कोई ना कोई हाउसकीपिंग या सिक्योरिटी होता है जो देखता है कि क्राउडिंग नहीं होता कहीं पर भी। तो ये सब सिस्टम्स हमने प्लेस में रखे हुए हैं और हमने देखा है कि ये 2 महीने में हमें एक भी केस नहीं आया है एंड बच्चे इतने इतने खुश है। तो इतने, और हमारे तो स्कूल में मोर देन 240-250 स्टूडेंट्स पर स्टैंडर्ड है। तो अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारे क्लोज बाय नेबरिंग स्कूल्स में भी इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो ये डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग है कि स्कूल्स आर टेकिंग वेरी वेरी गुड केयर। तो डॉक्टर लहरिया, देखिए कविता जी की स्कूल तो मुंबई में है और आज हम महाराष्ट्र की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र आज 1 दिसंबर को स्कूल्स रीओपन करने वाले थे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन अब 15 दिसंबर तक वो डिसीजन पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, देखिए ये हाल पूरे भारत में नहीं है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अलग रूल्स हैं। तो
इन पिछले कुछ महीनों में डॉक्टर लहारिया आपने कुछ देखा है, सुना है कि स्कूल्स, बाकी स्कूल्स जो अराउंड इंडिया खुले हैं उनसे क्या लर्निंग्स मिले हैं हमें, जो बाकी सरकार को भी देखनी चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि सारी दुनिया से इसका सबूत आ चुका है कि बच्चों की एडुकेशन में जो लॉस हो रहा है उसका नुकसान काफी ज्यादा है, और स्कूल खुलने से कहीं भी संक्रमण की दर में बदलाव नहीं आता है। हाँ, यह बात सच है कि चूंकि भारत में भी संक्रमण हो रहा है, तो संक्रमण की संभावना घर में जितनी है बच्चों को उतनी ही स्कूल्स वगैरह में रहेगी। हमने बीच में कुछ खबरें सुनी थी कि स्कूल खुलने के बाद कुछ स्कूल्स में बच्चे पॉजिटिव आ गए, लेकिन उन खबरों में आधी सच्चाई होती थी। वो बात यह है कि संक्रमण तो अगर हम हर घर जाकर कुछ बच्चों के सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उनमें से भी कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे। तो संक्रमण भारत में फैल रहा है। मुख्य बात यह है कि संक्रमण के बाद गंभीर बीमारी होती है कि नहीं होती है, और बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं होती है। स्कूल्स की वजह से कहीं पर भी वो संक्रमण की दर नहीं बढ़ी है। कई राज्य, उत्तर भारत के कई राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां पर सारे जगह स्कूल खुल चुके हैं। पंजाब, उत्तराखंड, जिन राज्यों ने स्कूल खोले हैं उन्होंने देखा है कि कहीं पर भी उस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें स्कूल खुलने की वजह से कोई बदलाव आया। अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो घरों में अन्य जगह पर संक्रमित होते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, अगर हमें स्कूल खोलना है तो माता पिता को बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझना होगा। मैं जानता हूं कि वो समझते होंगे, लेकिन काफी बार जो डर होता है और महत्व होता है हम उसमें निर्णय नहीं ले पाते हैं, और इसमें जरूरी भूमिका हो जाती है बैठ के स्कूल्स और पेरेंट्स को बात करने की, और समझें कि किस तरह से बच्चे की शिक्षा के लिए उसका फिजिकली स्कूल में आना जरूरी है। जहां तक रिस्क की बात आती है, सारे वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, स्कूल सुरक्षित हैं, और कुछ अतिरिक्त कदमों के पालन करते हुए स्कूल्स को और भी सुरक्षित बनाया जा सकता है। रिस्क लगभग नगण्य है। अंत में मैं कहूंगा कि अब हम जब जानते हैं कि कोविड-19 या SARS-CoV-2 वायरस लंबे समय तक हमारे आसपास रहेगा, तो हमें जो रिस्क है वो निश्चित रूप से जीरो नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत कम है। तो रिस्क को परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। बच्चों को डेंगू, मलेरिया, डायरिया, अन्य बीमारियों और उन बीमारियों की वजह से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा ज्यादा है, कोविड-19 से कम है। तो हम अगर बच्चों को मलेरिया या डेंगू हो जाता है तो उसकी वजह से घर से बाहर जाना तो नहीं रोकते हैं, तो फिर अगर कोविड-19 का रिस्क जो नगण्य है उसकी वजह से स्कूल जाना क्यों रोका जाए। हम इस प्रक्रिया में, बच्चों के बचाने की प्रक्रिया में संभवतः एक बहुत बड़ा नुकसान एक समाज बच्चों की शिक्षा और भविष्य का कर रहा है, और हमें उसे तत्काल रोकना चाहिए। उसमें जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। जी, तो कविता जी, आपसे यही पूछूंगा जो डॉक्टर लहारिया भी कह रहे थे कि माता पिता से बात करनी ज़रूरी है। तो आपकी क्या अक्टूबर से लेकर आज तक क्या रिएक्शंस हैं पेरेंट्स की ओर से? माता पिता की क्या राय है जो बच्चे स्कूल आना शुरू कर चुके थे, और उन माता पिताओं की क्या राय है जिनके बच्चे आने वाले थे स्कूल में? ओके, सो मैं बता सकती हूँ कि तीन कैटेगरी है वो पेरेंट्स की। फर्स्ट कैटेगरी वो है जो बहुत ही खुश है अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए, तो वो एक कैटेगरी पूरा सपोर्ट करता है। एक दूसरा कैटेगरी होता है जो बहुत डरता है, और किसी को भी व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज चला जाता है तो बहुत डरता है कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे को। और एक तीसरा कैटेगरी है जो बहुत कंफर्टेबल हो गया है अभी ऑनलाइन के लिए, और दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो अभी जैसे अभी सिस्टम्स हो गए, स्कूल बस तो नहीं चल रही है, बच्चे पेरेंट्स को ड्रॉप करना पड़ता है, पेरेंट्स को पिकअप करना पड़ता है, तो वो जो रूटीन है वो सेट हो गया, और अभी नया रूटीन चालू करना है तो वो थोड़े हेजिटेट होते हैं कि नहीं वापस हमें चेंज करना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, एक दिन वापस ऑनलाइन। तो ये तीन कैटेगरी के पेरेंट्स हमने देखे हैं ये पूरे 2 महीने में, और इन सबको कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगा हमें, 1-2 हफ्ता। लेकिन अभी 8 to 12 स्टैंडर्ड में सब बच्चे आ रहे हैं, तो फुल 100% अटेंडेंस हो गई है वापस। तो दैट इज सम पॉजिटिव थिंग कि हमने देखा है कि एट द एंड जब पेरेंट्स स्टार्टिंग थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, जब वो देखते हैं कि दूसरे बच्चे हैप्पी है, उनका जो डाउट्स होते हैं जो पढ़ने में वो क्लियर हो रहा है, ज्यादा अच्छी तरह से हो रहा है, इमोशनली बच्चे बहुत ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, मेंटली दे आर वेरी हैप्पी। जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो खुश खुश होके आते हैं, तो वो सब देख के दूसरे पेरेंट्स भी आने लगे हैं। और हमें इन दिस 2 months हमने कितनी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स लिए हैं पेरेंट्स के साथ। ऑल्सो एज आई सेड पहले भी कि हमने जो पेरेंट टीचर इंटरेक्शन रखा है, छोटे छोटे ग्रुप में लोग बुलाकर
वो भी बहुत सपोर्ट किया है। तो कविता जी, क्या ये मान सकते हैं कि अब अगर जैसे आप 8th से 12th की बात कर रही हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग उन बच्चों के लिए ख़त्म हो गई है क्या, या फिर भी आप हाइब्रिड मोड यूज़ करती हैं कि थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन? अभी हाइब्रिड मोड तो फिलहाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कक्षा में डेफिनेटली वो स्प्लिट हो गए हैं। तो अगर 20 बच्चे क्लास में हैं तो 20 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हाइब्रिड मोड तो चलता रहेगा जब तक सब बच्चे वापस क्लास में ना आ जाए। तो वो पूरा जी। ऑल द बच्चे जब वापस नहीं आए कि वो एसओपी गवर्नमेंट की चेंज होगी, तब भी हम सबको बुला सकते हैं। और जी। जब डॉक्टर ने बोला है कि जब रिस्क नेग्लिजिबल है, तो अभी गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा कि कब तक हम कर सकते हैं, till what we can pull it across. So till then, hybrid is here to stay. There's no escape from hybrid. जी। डॉक्टर लहारिया, आपने प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले कहा था कि ओमिक्रॉन अभी तक इंडिया नहीं आया है। जी, वो बहुत अच्छी बात है और हम भी चाह रहे हैं कि ना आए, लेकिन अगर आ जाए, क्योंकि आपने भी कहा था कि डिसीजन फिर अगर आ जाए और आगे कैसे बढ़े, तो फिर डिसीजन बदलना पड़ेगा, राज्यों को गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे कल के शो में भी थे डॉक्टर गांगुली थे, डॉक्टर भाटी थे, और उनसे भी मैंने ये पूछा था कि बूस्टर डोज के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। तो लास्ट में मैंने डॉक्टर गांगुली से पूछा था, और आपसे भी यही पूछना चाहूँगा सवाल, कि खुदा ना खास्ता अगर आ जाए ओमिक्रॉन और बढ़ने लगे, तो किन चीज़ों को हमें ध्यान में, हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम वो जो बोलते हैं ना रेड फ्लैग या अलार्म रेज कर सके कि देखो कुछ आगे चलकर तकलीफ और बढ़ सकती है, या वी हैव टू बी अवेयर, हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। वो क्या मार्कर्स होने चाहिए जिसे देखकर गवर्नमेंट जल्द से जल्द निर्णय ले सके, अपना डिसीजन बदल सके, ताकि सभी भारतवासी सेफ रहें? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो पहली बात है कि ओमिक्रॉन अभी भारत में डिटेक्ट नहीं हुआ है। हम नहीं कह सकते कि वो भारत में है या नहीं है, लेकिन जीनोमिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से उसका अभी पता नहीं चला है। तो इस स्टेज पर क्या करना चाहिए कि हमें एक तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग को बढ़ाना है, खासतौर से एयरपोर्ट से, बिकॉज अगर भारत में नहीं आया है तो वो एयरपोर्ट जो फॉरेन ट्रेवलर्स होंगे, चाहे वो इंडियन हो या किसी दूसरे नेशनलिटी के हो, उनके माध्यम से आएगा, तो वहां पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ानी चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि अगर मिल जाए तो मेरी राय में यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह समय की बात है कि कुछ समय, दिनों में या सप्ताह में भारत में ओमिक्रॉन डिटेक्ट हो जाएगा। इससे पहले भी अफ्रीका से एक बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, वो निकला था। उसमें इम्यून एस्केप की क्वालिटी बोली गई थी और वो 100 देशों तक में फैल गया था, लेकिन किसी भी देश में वो मुख्य वेरिएंट नहीं बना। यह बात क्या दर्शाती है? यह बात दर्शाती है कि हमें सिर्फ चिंतित नहीं होना है। आ जाना मात्र ही अपने आप में समस्या नहीं है, हमें समझना होगा कि उसके क्लिनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और जो फिलहाल हम नहीं जानते। फिलहाल हम जानते हैं कि इसमें कुछ संभावित खतरे हैं, बाकी वैज्ञानिक उसकी जांच कर रहे हैं। तो अगर भारत में आ जाता है तो मेरी राय में कोई चिंता की बात नहीं है। हम जानते हैं कि किन तरीकों का पालन करना है। 1, 10 या 50 केस आने से नहीं, जिस जगह पर आएगा वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। स्कूल्स, कॉलेजेज और अन्य एक्टिविटी पूरे देश में या बड़े क्षेत्र में बंद करने की जरूरत नहीं है। जिन जगहों पर वायरस मिलता है वहां पर बंद करनी होंगी। अंत में याद रखना होगा कि अभी भी भारत में डेल्टा वेरिएंट है, 6 से 10 हजार केस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में कोविड-19 वायरस नहीं है, SARS-CoV-2 वायरस नहीं है। जब जो परिस्थिति होगी, उस समय का जो वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग होगी, उस आधार से निर्णय लेंगे। हम उदाहरण के तौर पे ये नहीं कह सकते कि अगर मार्च 2022 में एक नया वेरिएंट आ जाएगा, उसके लिए हम अभी से सब कुछ बंद कर दें, या दिसंबर 2022 में कोई वेरिएंट आ जाएगा उसके लिए बंद कर दें। फिलहाल लगभग उसी तरह की स्थिति है कि दुनिया के एक हिस्से में वेरिएंट रिपोर्ट किया गया, उसके लिए हम सब कुछ बंद नहीं कर सकते हैं। हमें सारी एक्टिविटी जारी रखनी होगी। जहां तक बूस्टर की बात आती है या अन्य चीजों की बात आती है, तो हम जानते हैं और हम देख चुके हैं कि दुनिया के कुछ देश बूस्टर डोज लगा रहे थे, लेकिन जब नया वेरिएंट आया तो वो देश भी उतने ही घबरा गए जितने अनवैक्सीनेटेड या जो बूस्टर नहीं लगा रहे हैं। सबसे जरूरी है कि पहला शॉट एंड दूसरा शॉट लोगों को दिया जाए। बूस्टर का इसमें कोई महत्व नहीं है, वो फिलहाल हम नहीं, कोई महत्व नहीं। जरूरी है जो असुरक्षित हैं, जो अनप्रोटेक्टेड हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाए और वो काफी होगा।
जी डॉक्टर लहरिया, आपने आज के पेपर में भी एक आर्टिकल लिखा था बूस्टर डोज पर, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा शो बस ख़त्म होने के पहले। कविता जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, आपने कहा कि जैसे बच्चे स्कूल लौट चुके थे इन 2 महीनों में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी देखने को मिला है, तो इसके बारे में बच्चों की क्या राय है? क्या, जैसे आपने कहा वो बहुत खुश थे, लेकिन छोटे बच्चों से भी आपकी कोई बात हुई है? क्या वो भी एक्साइटेड थे स्कूल वापस लौटने के लिए? बच्चों में क्या क्या मन की उनकी स्थिति है? So, as I said, the entire 18 months has impacted the children immensely. तो बहुत इम्पैक्ट हुआ है उनको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। जो ज्यादातर आप देखो कि बच्चे बहुत दे पुट ऑन वेट आल्सो अ लॉट। सो जब वो वापस स्कूल आए तो स्टार्टिंग इनिशियली अपने फ्रेंड्स को देख के वो इतने खुश हुए थे, बिकॉज आई वेंट टू एवरी क्लास एंड स्पोक टू देम। तो इनिशियली वी सेइंग डोंट टॉक टू ईच अदर, डोंट गो क्लोज टू ईच अदर, बट वो दूर दूर से वो जो शेयरिंग होती है ना एक दूसरे के साथ, वो देख के इतना अच्छा लग रहा था कि दे आर रियली बैक टू यू नो getting acclimatized to school environment। तो वो स्कूल एनवायरमेंट से अगेन दे गेटिंग कंफर्टेबल, तो वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगा। सेकंड इज वापस अपने टीचर से जाके बोलना कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो वो जो वर्चुअल टीचिंग होता है, वो जो रियल टीचिंग होता है, उसमें बहुत फर्क होता है। तो वो भी देखने को आया कि नाउ द एकेडमिक्स इज इम्प्रूविंग। बहुत लर्निंग गैप्स है। अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं फिलहाल 10th और 12th स्टैंडर्ड के। तो जो अक्टूबर में आए और जो बच्चे बैठ कर टीचर के साथ जो रिजॉल्व किया अपने डाउट्स, वो इतना सपोर्ट किया उनको बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए भी। सो वेरी मच यू कैन सी दैट। अभी छोटे बच्चे के लिए हमने क्या किया, वी हैव अ एनुअल डे प्रोग्राम, तो वर्चुअल प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन हमने छोटे बच्चों को ग्रुप्स में 5-5-6 के बुलाया और बोला कि आप प्रैक्टिस यहाँ करो। तो 5-5 स्टूडेंट्स को लेके जब उनके साथ बात करते हैं तो अरे मैम ये स्कूल ये क्लास मेरा है, अच्छा ये हाँ दिस इज माय ग्राउंड, एंड देख के इतने खुश हो जाते हैं कि हमने 16 मंथ्स और 18 मंथ्स के बाद ग्राउंड पे कुछ किया या हॉल में जाके कुछ किया, तो दैट, और कैंटीन से कुछ लिया, वो पेरेंट्स को लेकर आते हैं और कैंटीन से भी कुछ लेकर जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो ये बेसिक थिंग्स जो रेगुलर उनके लाइफ में था, नाउ इट्स बिकम लाइक अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। So this is something that we need to understand, all of us, कि students need the schools back. ताकि उनका भी फुल ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हो जाए, जो Exactly, पूरा पैंडेमिक के कारण development. रुक गया था। And वो physically, especially आपको देखना चाहिए, they really need physical development. उनको sports बहुत जरूरी है। और कोई भी स्टूडेंट को आपको उनका स्पोर्ट्स पीरियड निकालोगे ना, बहुत दुखी हो जाएंगे। वो टीचर भी उनकी जो फेवरेट थी ना अभी फेवरेट नहीं होगी। इतना इंपॉर्टेंस है उनको अपना पी पीरियड, तो जी, वो चाहिए जी। बच्चों को, तो वो जरूरी है हमें वापस उनको देने के लिए। लेकिन कविता जी, एक चीज ये भी हो जाती है कि अब बात जो हो रही है छोटे बच्चों को वापस बुलाने की, अब तक जो बात हो रही थी एल्डर किड्स की, तो वो थोड़े अपने आप समझदार है, लेकिन अब छोटे बच्चों को बुलाएंगे तो वो थोड़े ज्यादा मतलब एक्साइटेड होंगे, वो इतने प्रिकॉशंस नहीं में भी देख पाएंगे जो बड़े बच्चे देख रहे हैं, तो उसमें कैसे संभाला जाएगा? क्या प्लानिंग थी? तो प्लानिंग तो वही थी, एज आई सेड, स्प्लिट अप द क्लास। और what best thing about छोटे बच्चे is they listen to the teacher. Teacher is God for them. तो अगर टीचर बोले कि sit down, they will sit down. बड़े बच्चे नहीं बैठेंगे, लेकिन छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली जो भी टीचर बोलेगी ना वो फॉलो करेंगे। तो ये 100% है कि टीचर अगर टीचर को देख बच्चे टीचर को देखेंगे तो गो टू हग, वो है, वो फिजिकल इंटरेक्शन होने वाला है, लेकिन दैट इज समथिंग दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ आल्सो। बट the love and the obedience and the listening of the students towards teachers, that cannot be changed. So primary actually easy है follow करने के लिए, easy to handle, इतना difficult नहीं है। And after the 16 months 18 months of COVID, सबको मास्क पहनना आ गया है, सबको सैनिटाइजेशन आ गया है, तो our children are very smart, and today's generation is much more smarter than the previous generations. डॉक्टर लहारिया हमारे पास, जी कविता जी, डॉक्टर लहारिया हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा ये कि देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर से तारीख आगे कर दी है, बढ़ा दी है 15 दिसंबर की। आपको क्या लगता है कि इस 14 दिनों में क्या फर्क होगा या क्या नया होगा जिसके कारण ये बढ़ाई गई है? क्या एडवाइस रहेगी आपकी? मुझे नहीं पता है कि किस आधार पर यह निर्णय लिया गया है, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि फिलहाल भारत में स्थिति काफी ठीक है और स्कूल्स खोले जा सकते हैं।
ओमिक्रॉन की खबर जरूर आई है, लेकिन उससे फिलहाल स्कूल और कॉलेज खोलने की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर केस आ भी जाता है तब भी हमें स्कूल खुले रखने चाहिए। हमें परिस्थिति का नियमित रूप से आकलन करते रहना होगा और जो परिस्थिति होगी, साथ में अलग अलग संस्थाओं से वेरिएंट के बारे में नई जानकारी आएगी, उसके आधार पर निर्णय लेना होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है सरकार को रिकंसिडर करना चाहिए और स्कूल्स को खोला जा सकता है, न केवल मुंबई और महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में स्कूल्स को सुचारू रखना चाहिए, कॉलेजेस को सुचारू रखना चाहिए। ओमिक्रॉन की वजह से इमीडिएट नी जर्क रिस्पॉन्स लेने की जरूरत नहीं है। जी, तो कविता जी, आपकी क्या राय रहेगी इस पर? लास्ट आपका क्या क्लोजिंग मैसेज रहेगा? That COVID is here to stay and we need to learn to how to live with it, and we cannot let COVID rule us, we need to rule COVID. बहुत सही कहा आपने। शो में इतना ही, आज समय इतना ही था हमारे पास, लेकिन हमारे साथ थे डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जो कि फिजिशियन, एपिडेमोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ थी कविता सांघवी जो कि प्रिंसिपल हैं चतुर्भुज नरसी मेमोरियल स्कूल मुंबई की। ज़रूरी बात यह है कि देखिए, बच्चों का ध्यान तो रखना चाहिए लेकिन उनकी लर्निंग भी नहीं रोकनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ता तो निकाल ही सकते हैं जहां इनकी ऑफलाइन लर्निंग शुरू रहे और बच्चे सुरक्षित भी रहें। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।